Hello everyone, welcome to our YouTube channel Being English Guru and my name is राजेश चौधरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पिछले दो सेशंस में आपने ग्रामर स्पेशल सीरीज में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले सेशन में ग्रामर का इंट्रो जिसमें आपने ग्रामर के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट में आपको बेसिक ग्रामर पढ़ाया है कि बेसिक ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो चलिए फिर से इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें भी देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपसे सवाल पूछा जाता है। ग्रामर इज टू इजी इफ यू फॉलो मी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और आपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, बिंग इंग्लिश ग्रुप है, ताकि आप वहाँ पे बहुत सारे क्विजेज चलते होते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते होते हैं जिससे आप वेल अपडेटेड रहोगे। और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फीडबैक भी लीजिए कि किस तरीके से आप समझ पा रहे हो। और आप कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक अगर आप देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन कीजिए। तो मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक से आपसे सवाल पूछा जाता है और किस तरीके से सवाल आता है। कॉमन एरर्स, कॉमन एरर है क्या? कॉमन एरर मतलब एक सेंटेंस को ऐसे दे दिया होगा और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा और आपको एरर डिटेक्ट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। फिर जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें क्या होता है, एक पूरे सेंटेंस को दे रखा होता है, एरर आपको बता दिया होता है और आपको डिटेक्ट करना होता है, इस एरर को इम्प्रूव करना होता है। पहले वाले में सिर्फ एरर डिटेक्शन है, दूसरे वाले में इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस है। अगर आपको लगता है नहीं ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है तो आप चौथा ऑप्शन मार्क करोगे, नो इम्प्रूवमेंट, मतलब इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था वॉइस और नरेशन एसएससी वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्कूल वाले बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें वॉइस नरेशन का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, आप अपने छोटे भाई के बीच में भी शेयर कर सकते हैं वॉइस और नरेशन। और मैं आपको ये बताऊंगा कि वॉइस और नरेशन को मिनिमम टाइम में आप कैसे सोल्व कर सकते हो। इस वीडियो में वो भी देखेंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो। और टेंस का भी ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट वाले जितने भी है वो टेंस है खत्म। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, इंग्लिश प्रेजेंट में रखो, इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें है, इसमें मिसिंग है, ये गलत, ये सही है। आप बोलेंगे सर इसमें बाय द पीपल आपने नहीं लिखा। कभी भी याद रखना है कि ऐसा वेग सब्जेक्ट जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, लोग लोग कभी डेफिनेट नहीं होते, ऐसे चीजों में अगर आप बाय द पीपल या बाय वो आप नहीं भी लिखते हो तो फिर भी सेंटेंस सही ही होता है, गलत नहीं होता। नेक्स्ट है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। डायरेक्ट में एज इट इज, अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट को लिख देते हो उसको डायरेक्ट बोलते हैं, और उसको आप अपने शब्दों में लिखोगे तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। कैसे बदलते हैं, सेड टू को आप टोल्ड में बदल दिए, टोल्ड माई मदर, कॉमा हटाओगे तो आप ये कंजंक्शन लगाओगे, ये गलत, इसमें कंजंक्शन मिसिंग है। उसके बाद आप फॉलो करोगे, बहुत सारे रूल्स होते हैं टेंस के, ये सब आप चैप्टर में पढ़ोगे। मैं बेसिक रूल्स एक बता दे रहा हूँ। सन रूल 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। आप देखो ये फर्स्ट पर्सन है ना, आई, सब्जेक्ट के अनुसार मतलब आई। अब देखो आई टोल्ड मदर दैट, आई यहाँ हो गया शी, ये खत्म। आई टोल्ड माई मदर, टोल्ड टू माई मदर, ये भी खत्म। इसका सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है। आपने देखा ना, इतना इतना लेंदी सेंटेंस को हमने कैसे सेकंड्स में सोल्व किया। जस्ट आप टेंस के फॉर्म्स देखो, जस्ट आप सब्जेक्ट के फॉर्म्स देखो कि वो सब्जेक्टिव का जो भी यूज होना, जो पर्सन सही यूज होना वो यूज हुआ है या नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में वो एरर दिखता होगा, वो सब चीजों को आप एलिमिनेट करते जाओ और राइट ऑप्शन को मार्क कर दो। फिलर्स में तीनों का कंसेप्ट मिक्स होगा, है ना। फिलर का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक ग्रामर आना चाहिए या फिर आपको वोकेबलरी बेस्ड भी कई बार फिलर्स आते हैं तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अरुण हैज आपको मैंने आपको वर्ब वाले सेक्शन में आपको बताया था कि इसके साथ V3 यूज होता है ना, तो कंप्लीट का V3 क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। आई विश मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस जब भी होता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना, प्लूरल वर्ब ढूंढिए, वर्ब। तो ये मैंने आपको डिटेल में पिछले भी वीडियो में बताया था कि ये जो 5 तरीके के जो सवाल आते हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशन और बैंकिंग में स्पेशल सेंटेंस या पैरा कंप्लीशन, इसको आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से सॉल्व करोगे। इस वीडियो में हम लोग एडवांस ग्रामर के बाकी टॉपिक्स को देखेंगे आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बेसिक ग्रामर आपने पिछले वीडियो में देखा था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पिछले 2 वीडियोस को जरूर देखिए, जिसमें मैंने पहले वाले में अल्फाबेट बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं ना। पहले वाले में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले पहले पूरे ग्रामर के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरे वाले वीडियो में मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके साथ डिस्कस किया है, नाउन प्रोनाउन वर्ब टेंस, है ना, एडजेक्टिव आर्टिकल्स, ये सब मैंने डिस्कस किया। इस वाले वीडियो में हम लोग एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे। अब एडवांस ग्रामर है क्या?
एडवांस ग्रामर एक वैसा सेक्शन ग्रामर का जिसको ज़्यादातर बच्चे और टीचर्स भी कई बार इग्नोर कर देते होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कैट एग्जाम अगर आप लिखोगे, जितने भी MBA एग्जाम्स उसमें इन्वर्सन, पैरेललिज्म, कंडीशनल्स और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, इनके क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, और नॉन फाइनाइट्स। तो वैसे SSC एग्जाम्स की बात करें या बैंकिंग एग्जाम्स देखें, उसमें भी ये 5 चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेशली SSC की बात करें तो वहाँ पे वॉइस और नरेशन कुछ अलग ही वेटेज रखता है। मेंस में मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑलमोस्ट 47 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 सिर्फ और सिर्फ वॉइस नरेशन का है। पूरे ग्रामर एक तरफ, वॉइस नरेशन एक तरफ, इसीलिए आप वॉइस नरेशन को मिस नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्या है? वॉइस दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव, नाम से ही पता चलता है। तो एक्टिव वॉइस तब हम लोग किसी वर्ड को बोलेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है, जब वो ये बताता है कि पर्सन जो है ना वो काम कर रहा है। जैसे आप बोलो गेट कीपर ओपन द गेट, गेट कीपर ने गेट को खोला, है ना। तो गेट कीपर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा होगा कि सब्जेक्ट के द्वारा काम करवाया जा रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, काम करवाया जा रहा है, गेट कीपर ओपन द गेट, गेट कीपर ने गेट खोला, और आप इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बोल देते हो, द गेट वाज ओपन बाय द गेट कीपर, मतलब गेट कीपर के द्वारा खोला गया, तब वो पैसिव नहीं। पैसिव का मतलब जो एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है, वहां सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा, उसे करवाया जा रहा है। मतलब सब्जेक्ट बहुत ही आलसी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सीता लव्स राम, ये एक्टिव वॉइस है, सीता राम को लव करती है। अब इसी को पैसिव बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देखिए ये फिक्स है, हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, ये स्ट्रक्चर ही फिक्स है। सीता लव्स राम, तो राम इज लव्ड बाय सीता। ही विल फिनिश द वर्क इन अ मंथ, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ मंथ। हु डिड दिस, तो बाय हुम किसके द्वारा, बाय हुम पास्ट में है तो वाज दिस अभी थ्री डन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स है। एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और पैसिव में वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और V3 आपको यूज करना पड़ता है। इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम करवाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर SSC वालों के लिए, इसलिए ध्यान रखेंगे, और जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा है नरेशन। नरेशन मतलब नरेट करना, किसी चीज को स्टेट करना, किसी के कथन को बताना, है ना। जो भी हम लोग बोलते हैं वही हमारा स्पीच। तो इसमें डायरेक्ट होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब एज इट इज, जैसे किसी ने बोला वैसे स्टेटमेंट को आप लिख देते हो। राम सेड आई एम गोइंग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये डायरेक्ट है। और उसको ही जब अपने शब्दों में लिखो, राम ने कहा कि वह जा रहा था, तो इनडायरेक्ट है। तो इसमें क्या क्या पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप देखेंगे, सबसे पहला है रिपोर्टिंग और दूसरा है रिपोर्टेड। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, है ना। और इसके अंदर जो वर्ब है उसी को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। सेड जैसे है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसको रिपोर्ट कर दिया गया, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच, और वो वर्ब जो होगा उसको रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। अब नरेशन बदलते वक्त जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में बदलते हो तो क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले टेंस का ध्यान में रखेंगे। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग जो बाहर वाला है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो आप टेंस वगैरह कुछ भी नहीं बदलोगे अंदर का, सिर्फ पर्सन बदल सकते हो। लेकिन जैसे ही वो पास्ट में गया तो आप बदलोगे। जैसे राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, दैट आई एम, सन रूल फॉलो करेंगे, सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। या फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार, तो राम के लिए प्रोनाउन आप क्या यूज करो, ही, एम, टेंस बदल जाएगा क्योंकि बाहर सेड लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वाज गोइंग, है ना सर। तो राम सेड दैट ही वाज गोइंग। इसके जो भी बेसिक रूल्स हैं ये आप लोग डिटेल में जब नरेशन आप पढ़ते होगे, जो नरेशन का सेशन चलेगा था वो भी पढ़ोगे, उसके लिए आपको वेट करना होगा। मोहन सेज, मैंने आपको बताया था जैसे ही बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर तब आप इसको नहीं बदलोगे, इसके टेंस को नहीं बदलोगे, इज का इज ही रह जाएगा, है ना, बस पर्सन को बदलोगे। मोहन सेज दैट ही, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही टेंस वही का वही रह जाएगा, इज। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार, मोहन के लिए प्रोनाउन क्या यूज कर लिया आपने, हिज फ्रेंड। तो ये है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट में एज इट इज स्टेटमेंट को लिख देते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग उसमें कुछ बदलाव लाते हैं, जिसमें हम लोग कंजंक्शंस भी यूज करते हैं, टेंसेस को बदलते हैं अगर वो पास्ट हो, और पर्सन्स को भी हम लोग बदलते हैं।
क्योंकि वो एक कथन है जिसको आप इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। नेक्स्ट है डिटरमाइनर्स। ये भी एक तरीके का एडजेक्टिव है, लेकिन जितने भी एडजेक्टिव्स उसको अलग कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल ग्रामर में हम लोग आर्टिकल्स को, डिटरमाइनर्स को अलग से पढ़ते होते हैं। तो डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन से पहले आएगा। ऑब्वियसली एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएगा, उसके मीनिंग को बताएगा, उसको डिटरमाइन करेगा, इसलिए नाम है डिटरमाइनर्स। जैसे ए एंड द आर्टिकल, ये भी डिटरमाइनर है ना। जैसे आप बोलते हैं सी वांट्स टू बी अ टीचर, दिस मैंगो, आप पॉइंट आउट करें कौन सा मैंगो सड़ा हुआ है, दिस मैंगो। सम बॉयज, हैव यू एनी मनी, ही हैज नो नॉलेज, एवरी गर्ल। ऐसे जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये सारे डिटरमाइनर्स इनको हम लोग बोलते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। सबसे पहला वो आर्टिकल जो आपने आर्टिकल में पढ़ाई है, ए एंड द। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाते हो जब किसी को पॉइंट आउट आप करते हैं ना, ये किताब, वो किताब, दिस मैंगो, दैट मैंगो, दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट करने के लिए। तीसरा पोसेसिव, अधिकार करने के, बताने के, मेरा किताब, मेरा कार, उसका कार, है ना, माई, आवर, ये सब क्या है, पोसेसिव, अधिकार बताता है। न्यूमरल, एक, दो, एक पेन, दो पेन, एक कलम, दो कलम, आप बोलते हो ना 1 2 3, ये सारे नंबर जब आप यूज करते हो इसको आप बोलते हो न्यूमरल, नंबर यूज करते हैं। थोड़ा ज्यादा, क्वांटिटी वही मच वगैरह यूज करोगे, सम, एनी, लिटिल, तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव डिटरमाइन। डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने के लिए ये बोलते हैं हर एक स्टूडेंट को अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ईच स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट हिज ओन असाइनमेंट। ईच है सिंगुलर, इसीलिए हिज, है ना। तो ऐसे ये इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो समराइज करके हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिटरमाइन एक तरीके से एडजेक्टिव ही है, बस इसको अलग, इस मतलब सारे जितने भी एडजेक्टिव है जिसमें डिटरमाइनिंग कैपेबिलिटी है उसको आप अलग कर लेते हो, है ना। एक तरीके से एडजेक्टिव ही है। इच हो गया, एवरी हो गया, है ना, उसको ये 5 तरीके से, 6 तरीके से आपको ये कैटेगराइज कर दिया गया है। आर्टिकल जिसमें भी आता है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव, ये सारी चीज आप जिस एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ ही लियो। इन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो वापस से उस वीडियो को देख लीजिए, बेसिक ग्रामर पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट। मैंने आपको जो वर्ड पढ़ाया था वो मैंने पहले भी बताया था कि वो फाइनाइट वर्ब है। आगे आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ोगे, क्या उसमें क्या था, फाइनाइट वर्ब में क्या था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जो भी था वो सब कुछ बदलता होता, मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता था। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट का पर्सन बदलता होता था, टेंस बदलता होता था, वर्ब भी बदलता होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो नहीं बदलता है नंबर या पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ आई है तो राइट है, ही हो गया तो राइट हो गया, तो इसका राइट या राइट ये जो क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, तो आपने पहले पढ़ा था। ये नॉन फाइनाइट वर्ब कभी नहीं बदलेगा। अब देखो, आई लाइक, ही लाइक्स, तो लाइक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टू स्विम आप देखो, टू स्विम, टू स्विम, आई से ही हो गया, लेकिन टू स्विम वाला जो पार्ट है, जो वर्ब है, वो नहीं बदला ना। तो ऐसे पार्ट ऑफ द वर्ब जो जिनको हम लोग नॉन फाइनाइट्स, उन्हीं को बोलते हैं जो कभी भी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, उससे वो नहीं बदलता, तो उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है द इन्फिनेटिव्स, इसको हम लोग टू इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव। बेयर मतलब जब टू यूज आप नहीं करते हो, जहाँ पे टू को यूज करना अवॉइड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव मतलब बस वही है, 2 + V1, वर्ड में आप 2 लगा दो तो इन्फिनेटिव है ना। जैसे टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ही नीड नॉट गो, है ना। तो ऐसी चीजों में जब आप टू, यहाँ पे ये बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि आपने ही डिड नॉट टू गो नहीं यूज किया आपने, है ना, यहाँ पे टू नहीं लगाया आप वर्ड से पहले, ये बेयर इन्फिनेटिव है। जब टू लगाओगे तो वो सिर्फ इन्फिनेटिव है। अब ये कभी बदलेगा नहीं ना, ये जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। तो इन्फिनेटिव में याद रखना, जो भी आप वर्ब नॉन फाइनाइट पढ़ोगे वो नंबर या पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। ये 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो पार्टिसिपल है क्या, एक ऐसा वर्ब जो वर्ब की तरह तो एक्ट करता ही और उसमें एडजेक्टिव वाला भी क्वालिटी होता है। वर्ब जब एडजेक्टिव की तरह भी काम करे तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपल। ये 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट, ये देखिए इसमें भी आईएनजी लगेगा, अगर जीरेंड में भी पढ़ोगे आईएनजी लगेगा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखना। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, एक काम खत्म हो रहा है, जैसे ही उसने क्या लिखा हुआ, हियरिंग द नॉइज, जैसे ही उसने नॉइज सुना तब वो लड़का जग गया। पहले ये हो गया तब वो हो रहा है ना, उसने एक चीज कनेक्ट हो रहा है ना, दोनों से कनेक्ट हो रहा है ना। नॉइज अभी वो सुनते ही उठ गया,
है ना, दोनों कनेक्टेड। ऐसे में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलोगे जब कनेक्शन रहेगा, है ना। जैसे पास्ट में जाओगे तो बर्न्ट चाइल्ड, देखिए ये चाइल्ड क्या है, नाउन है। चाइल्ड कैसा है, बर्न्ट है। जैसे किसी को नहीं होता है कि आग से कभी एक बार जल जाए तो उसको आग से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, तो ये बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो आप देख रहे हो नाउन से, नाउन क्या है, वर्ब लग रहा है, लेकिन ये वर्ब एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रेस्टेड, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कनेक्शन था दोनों का, अब यहाँ पे ये काम हो गया है ना परफेक्ट, इसीलिए हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रेस्टेड, वो रेस्ट करने के बाद वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, तब हम लोगों ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। तो ये था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ये तीन है, प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है, जिरंड में भी आईएनजी लगता है। तो क्या अंतर है, जिरंड भी वर्ब है लेकिन जो आईएनजी से एंड होता है, लेकिन ये नाउन की तरह यूज होता है। ये वर्ब की तरह यूज हो, ये वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जिरंड जो है वो नाउन की तरह यूज होता है। और इसमें कनेक्शन है ना, ये काम हो रहा है उसी वक्त दूसरा काम हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है आप पूरे एक वर्ब को नाउन की तरह यूज कर, जैसे वॉकिंग, एक आप नाम ले रहे हो ना, वॉकिंग एक एक्सरसाइज का नाम है। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज आप बोलते हो। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर, है ना, आप यूज कर रहे हो। तो जब आप किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हो तो वर्बल नाउन आप बोल सकते हो, तो वो जिरंड है। जब किसी वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो वो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दोनों में आईएनजी आता है। अब दोनों सेंटेंस को भी देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी जब भी पढ़ाते होते तो उसको क्लियर नहीं कर पाते। उम्मीद है कि आज आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। नॉन फाइनाइट्स, इन्फिनिटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल। याद रखना, नॉन फाइनाइट एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदलता नहीं। नेक्स्ट है कंडीशनल्स। नाम से पता चलता है कंडीशनल मतलब इमेजिनरी। जब दो एक्शन हो रहा है और उसमें एक एक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है, वन एक्शन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट, तब हम लोग उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर बारिश होती है तो स्कूल बंद रहेगा, जैसे अभी कोरोना की वजह से स्कूल बंद है ना, तो यहाँ पे ये इस पे डिपेंड, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ये पार्ट किस पे डिपेंड है, इस पे। अगर बारिश होगी, होगी आप बोलते हो, इसीलिए कभी भी इट विल, इसमें ध्यान रखना है। कई लोग इंग्लिश में बोल देते हैं यहाँ फ्यूचर टेंस लगा देते हैं, कभी भी फ्यूचर नहीं। कंडीशनल वाले पार्ट में यहाँ पर याद रखना, इस पे एरर पूछा जाता है। कंडीशनल वाले पार्ट में कभी भी फ्यूचर टेंस यूज ना करें, है ना। इफ इट रेन्स होगा, आप इस वाले पार्ट में, यहाँ भी देखो, इस वाले पार्ट में फ्यूचर टेंस ना यूज करें। इस वाले पार्ट में यूज कर सकते हो, लेकिन इस वाले पार्ट में फ्यूचर टेंस कभी भी यूज ना करें। कंडीशन वाले पार्ट में, कंडीशन वाला पार्ट है ना, प्रोवाइडेड लग गया। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, आप ये सफलता पाओगे अगर आप मेहनत करो, अगर, है ना। इस वाले पार्ट में आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना, ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब सब्जेक्ट के साथ V1। आप देख भी पा रहे होगे अलग अलग टाइप्स। पहला है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, यहाँ आपने देखा ना, कंडीशन प्लस सिंपल प्रेजेंट अगर रहेगा सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ, तो दूसरे वाले पार्ट में आप सिंपल फ्यूचर यूज कर सकते हो, मतलब शैल विल के साथ V1 यूज कर सकते हो। आप देखते हो ना, इफ आई कम टू दिल्ली, ये कंडीशन वाला पार्ट है, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 है, तो दूसरे वाले पार्ट में मैंने फ्यूचर टेंस यूज किया। अगर मैं दिल्ली आता हूं तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। वही इसमें सिंपल पास्ट बनाना चाहते हो तो V1 की जगह V2। अगर मेरे पास पैसा होता, तब आप आगे वाले पार्ट में यहाँ पे शैल विल ना लगा के वुड लगाना पड़ेगा प्लस V1। अगर मेरे पास पैसा होता तो विल का क्या हो जाए, वुड, आई वुड लेंड। अब मॉडल हमेशा अपने साथ V1 लेता है ना, तो आई वुड लेंड इट टू यू। लेंट नहीं होगा, मॉडल हमेशा अपने साथ V1 लेता है, वुड मॉडल है। वही सिंपल पास्ट की जगह पास्ट परफेक्ट हो, मतलब हैड प्लस V3 यूज हो जाए, तब क्या करेंगे, इफ आई हैड प्लस V3 हो गया, तब आप वुड प्लस V1 नहीं बल्कि वुड प्लस हैव प्लस V3, ये चेंज। अगर हैड प्लस या सिंपल पास्ट हो, सिर्फ हैड हो मतलब V2 हो, है ना, तब आप वुड प्लस V1 यूज करें। हैड की जगह और भी कुछ V2 हो सकता है, लेकिन जब पास्ट परफेक्ट हो मतलब हैड प्लस V3 हो, तब इधर वुड हैव प्लस V3 आपको यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल तीन स्ट्रक्चर को आप याद रख सकते हैं, है ना। इन तीनों पे बहुत क्लोज कनेक्शन है, इन दोनों पे स्पेशली आप कंफ्यूज मत होना, इन दोनों पे याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस V2 होगा तो वुड प्लस V1, ये हैड सब्जेक्ट प्लस V3 हो जाएगा हैड के साथ, तो वुड हैव प्लस V3। कई बार हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इमेजिनरी सेंटेंस आप यूज करते हो तो हमेशा वर्ब प्लूरल लेते हो। अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, और उस केस में दूसरे वाले पार्ट में आप वुड प्लस V1 यूज करते हो।
अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो उम्मीद है कि कंडीशनल सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंडीशन का मतलब ये जब एक पे दूसरे डिपेंडेंट हो, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, है ना, एक सबऑर्डिनेट हो और एक मेन क्लॉज हो, एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट होता है तो उसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एसएससी के सीएचएसएल और सीजीएल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन टैग से देखा गया। क्वेश्चन टैग्स बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है। बहुत ईजी है ये। जब भी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो एक स्टेटमेंट बोलते हैं और लास्ट में उसको कंफर्म करते हैं। जैसे आप बोलोगे हाँ आज बहुत गर्मी, इट्स वेरी हॉट, तो आप बोलोगे ना, है ना, इजंट इट। तो ये क्वेश्चन टैग ये वाला पार्ट है, ये जो बाद वाला पार्ट है ना, जो आप कंफर्म करने के लिए पहले वाले सवाल को कर रहे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म होता है ना। आप इज नॉट इट नहीं यूज करोगे, ये नॉट फॉर्म है उसको आप शॉर्ट में यूज करोगे, इजंट इट। और लास्ट में आप प्रोनाउन यूज करोगे। दोबारा से यहाँ पे, अगर यहाँ पे बाय द वे नाउन होता तो दोबारा से नाउन आप यूज नहीं कर सकते। तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए। सबसे पहला रूल, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग को हमेशा सेम टेंस में रखना। आपने देखा ना, यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस सेम टेंस में रखेंगे। और उल्टा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो आपने क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाया, अगर क्वेश्चन निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना, है ना। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। और तीसरा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन टैग में लास्ट में हमेशा प्रोनाउन यूज करेंगे, वहां पर नाउन नहीं यूज कर सकते। जैसे बोलते हैं राम इज अ गुड बॉय, इजंट राम नहीं, इजंट ही। आप जब भी क्वेश्चन टैग में यूज करोगे तो उसका प्रोनाउन यूज करोगे, और हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे। कुछ ऐसे चीज है जैसे एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है तो वहां पे आप आरंट यूज कर सकते हैं, है ना, एमंट नहीं होता, आरंट। और हेल्पिंग वर्ब का और नॉट का आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे, जैसे इजंट, आरंट, है ना, अपोस्ट्रोफी टी। कभी भी आप इज नॉट या आर नॉट क्वेश्चन टैग में लिख नहीं सकते। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग दोनों देता है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना होगा, जहां आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, ये वाला इज, है ना, उसके साथ नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इजंट, और यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर प्रोनाउन ही पहले है तो प्रोनाउन का प्रोनाउन यूज कर लो, यू आर फ्री आरंट यू, है ना। यहाँ पे देखा आर का नेगेटिव क्या आ गया, आरंट। अगर पहले से ही नेगेटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग पे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आरंट का पॉजिटिव क्या हो गया, आर, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आप प्रोनाउन को यूज कर लो। पहले से प्रोनाउन है राम रहता तो राम के लिए आप ही यूज कर देते। और ये राम इज बिजी, जैसे ये सेंटेंस रहता है ऐसे, राम इज बिजी, तो आप क्या यूज करते हैं, है ना। या राम इजंट बिजी अगर नेगेटिव रहता है तो राम इजंट बिजी, इजंट का आप क्या बना देते, इज, और राम के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, इज ही। तो ये क्वेश्चन टैग बहुत आसान है। क्वेश्चन टैग में बस वो जो हेल्पिंग वर्ब आपको मेन पार्ट में सेंटेंस होता है उसको आपको इधर यूज करके उसको उलट देना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और जो नाउन है उसके बदले जो प्रोनाउन होना चाहिए वो आप यूज कर दो। ध्यान रखना है कि सुपरफ्लुअस मत कर देना, जो चीज इंपॉर्टेंट है वहां पे ध्यान देना। ऐसा कुछ नहीं जहाँ पे ऑलरेडी है कुछ आप वापस से उसको यूज कर देते हो, जहाँ पे जरूरत नहीं तो वहां पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ से जो कैट एस्पिरेंट्स है उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ से जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी ये एग्जाम्स होते हैं उनमें आप पे इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इन्वर्सन जैसा नाम आप देखते हो, इन्वर्सन, इन्वर्सन का मतलब होता है कि पलट जाना, मतलब जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है उसको उलट देना। मतलब पहले सब्जेक्ट आता था सेंटेंस में, फिर वर्ब आता था, अब क्या होगा, वर्ब प्लस तब सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जब भी देखोगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब फिर ही सब्जेक्ट आता है। तो ऐसा और कहाँ कहाँ इन्वर्सन यूज होते हैं, ये सारी चीज आपको इस वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वहां पे था ना, अगर आप इफ को हटाना चाहते हो, है ना, अगर आप इफ को हटाना चाहते हो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अगर सेंटेंस होता, और अगर आप इफ को हटाना चाहते हो तो भी आप सेंटेंस बना सकते हो। वैसे केस में वर्ब को आप पहले लिखोगे, जैसे इसमें लिखा गया है वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वो भी सही है। जैसे इफ आई हैड हेल्प्ड यू यू वुड हैव पास्ड इन एग्जाम, ये सेंटेंस था, मैंने इफ को हटाया तो अब वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब को, उसको आगे कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, है ना, सब्जेक्ट के बाद ना होकर सब्जेक्ट के पहले लगा दिया। तो ऐसे भी सेंटेंस को इन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं जिसमें आप किसी के लिए विश या प्रेयर करते हो, उसमें हमेशा आप देखोगे वर्ब पहले होता है तभी सब्जेक्ट आता है। मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इन्वर्सन कितने टाइप्स के होते हैं। कई बार सब्जेक्ट और मेन वर्ब को हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हेयर कम्स द बस, आपने देखा वर्ब पहले आया फिर सब्जेक्ट आया,
सब मेन वर्ब को हमने पलट दिया ना, पहले मेन वर्ब यूज कर लिया फिर हमने सब्जेक्ट को यूज किया। कई बार हम लोग हेल्पिंग वर्ब से ही ऑक्सिलरी वर्ब से हम लोग, है ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। नेवर डिड आई विजिट, आपने देखा यहाँ पे मैंने पहले डिड का यूज कर लिया। वैसे जैसे ही नेवर से आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो हमेशा आपको इन्वर्सन ही फॉलो करना पड़ेगा, है ना। नेवर मैंने पहले डिड यूज किया, पहले वर्ब यूज किया, फिर सब्जेक्ट आया। तो इन्वर्सन में अगर समराइज किया जाए तो इन्वर्सन है ही क्या है, इन्वर्सन वर्ब और सब्जेक्ट का उलट का जो नॉर्मल ऑर्डर होता है, पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब आता है, और उसको पलट देना है, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। कोई भी कंजंक्शन जो पेयर वाले हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, नेवर, ये हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो ये नो सूनर हो गया, ऐसे जब भी आप कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट करोगे उस केस में भी आपको पहले वर्ब यूज करना होगा, तभी आप सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। और इस पे एरर आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है, और जो भी एग्जाम्स है उसमें तो आप जानते ही हो सवाल वहीं से आते हैं जो कम ही लोगों को पता हो, ताकि उसमें पता भी चले उनको कौन कितना पानी में है। तो ग्रामर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ऐसा तोप है कुछ या रॉकेट साइंस है, इसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। आपको सही सोर्स पता होना चाहिए कि कहाँ से कंटेंट बढ़िया बिल्कुल एक्यूरेट, है ना। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप बहुत सारे बुक्स इकट्ठा कर लो, बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा कर लो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स को स्टडी करके, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके अपने लाइफ टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने ब्रिटिश काउंसिल में सीखा था, अपने जो मैं अलग अलग जो नेशनल लेवल एग्जाम्स मैंने क्रैक किए उस लेवल पे जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करते हुए जो बच्चों को सिखाया है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप देखोगे पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में क्या है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल, पैरेलल क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि सेंटेंस जो आप बनाते हो वो वैल्यू कंस्ट्रक्शन पोजीशन, कहने का मतलब जैसे जो भी आप यूज कर रहे हो, अगर मान लो आप एक सेंटेंस बना रहे हो, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सोल्जर आर, आप उनके क्वालिटीज को गिना रहे हो, तो सारे के सारे जो होने चाहिए क्वालिटी, सारे नाउन होने चाहिए। जैसे आपने बोला लॉयल्टी, ये नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है ना, ऑनेस्ट की क्वालिटी ऑनेस्टी है। आप यहाँ पे यूज कर दिया ब्रेव, अब एडजेक्टिव यूज कर दिया, यही गलत है। अगर आप नाउन नाउन यूज कर रहे हो तो सारा नाउन यूज करो ना, क्योंकि सेम चीज है ना। द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सोल्जर आर लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी, ब्रेव नहीं एंड ब्रेवरी। जैसे वर्ड्स को वर्ड से भी बैलेंस कर सकते हो। जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, पहले खाना को कैसे प्रिजर्व किया जाता था, पहले उसको सुखाया जाता था, तो आईएनजी आपने लगाया ना, ड्राइंग, फिर इसको मतलब आग पे चढ़ाया जाता, फिर उसको पिकलिंग किया जाता, विनेगर वगैरह ऐड किया जाता था, ड्राइंग, स्मोकिंग, पिकलिंग। अब इसमें आईएनजी आप किसी में हटा दोगे तो पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने पैरेलल बनाना है तो आपको सेम टू सेम रखना है। फ्रेजेस को फ्रेजेस से बैलेंस करना, जैसे आपने बताया मुझे टेलीविजन देखना उतना ही पसंद है, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन एज मच एज आई लाइक टू रीड बुक्स। आपने यहाँ वॉचिंग टेलीविजन बनाया, यहाँ टू रीड बुक्स, यहीं पे पैरेललिज्म का एरर है। यहाँ पे वॉचिंग बनाया तो यहाँ भी आपको क्या बनाना चाहिए, रीडिंग बुक्स। तो दो फ्रेजेस अगर आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, दोनों को पैरेलल होना जरूरी है। क्लॉजेस को भी बैलेंस रखना चाहिए। आई वंडर्ड, मैंने आश्चर्य किया कि, व्हाट वाज इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में क्या था, एक फ्रेज हो गया। कहाँ से वो आया, वेयर इट केम फ्रॉम, किसने भेजा था, और क्यों ये डिलीवर नहीं किया गया। अब देखो अलग अलग क्लॉजेस को सेंटेंस में यूज किया गया और सभी को एक ही टेंस में रखा गया, सभी सिंपल पास्ट में या पास्ट परफेक्ट में, सब पास्ट टेंस में आप रख रहे हो। तो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट ही है। पैरेललिज्म का मतलब है कि एक सेंटेंस जिसमें पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये एरर लोगों को दिखता नहीं है, तो नाउन प्रोनाउन के एरर्स देखने लगते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर को नहीं देख पाते। ये ओवरऑल जो आप सेंटेंस को बर्ड आई व्यू नहीं होता है कि आप ऊपर से बिल्कुल देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, फिर पैरेलल फॉर्म होना चाहिए, सेम फॉर्म होना चाहिए, सब सेम। जैसे आईएनजी लगा रहे हो तो सभी में लगना चाहिए, अगर वो सब एक ही के बारे में बात किया जा रहा है। सभी अगर एडजेक्टिव्स क्वालिटी की बात करो तो सब नाउन के नाउन ही होने चाहिए। तो ये है पैरेललिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके जितने भी पॉसिबल एरर्स और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है, अपडेटेड क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो लास्ट टॉपिक है अपना एडवांस ग्रामर का, वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग। ये वैसे तो नाउन में भी पढ़ा दिया जाता है ना, लेकिन इसको अलग से ही पढ़ना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आप एक तरीके से कैटेगराइज करके आप वो सारे स्लैंग, स्लैंग का मतलब होता है जो आप ये मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं करते, इनफॉर्मली आप बोल देते हो और धीरे धीरे वो लैंग्वेज में यूज होने लगता है, लेकिन वो एरर है, और एग्जाम में अगर आपसे ऐसा एरर पूछा जाएगा तो आपको मार्क करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है।
लेकिन मैं पूरे ग्रामर पढ़ाते वक्त भी इसके बारे में मैं आपको हर एक सेशन में कुछ ना कुछ बताता हूँ। जब आप लास्ट में इसको मैं कंपाइल करके एक बार जब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस आप पढ़ोगे तो उस समय भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो अब देखिए सुपरफ्लुअस नाम से ही पता चलता है, सुपर मतलब ज्यादा, जितना जरूरत है उससे ज्यादा, मोर देन व्हाट इज नीडेड, मतलब जो रिडंडेंट है, जो फालतू है ना। मतलब आप एक ही सेंटेंस में जो अननेसेसरी वर्ड्स यूज करते हो जो आपके काम का नहीं है, जैसे रिटर्न बैक, रिटर्न का रिटर्न मतलब वापस, फिर बैक यूज कर देते हो, तो क्या यहाँ बैक का यूज है? नहीं। रिपीट, रिपीट मतलब दोबारा दोहराने के लिए तो आप बोलते हो रिपीट अगेन सर, नहीं, रिपीट का मतलब ही है दोहराना, तो वहां अगेन लगाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न का मतलब ही वापस लौटना, तो वहां बैक लगाने की जरूरत नहीं है। अनलेस यू विल नॉट स्टडी वेल, अनलेस ही बताता है कि जब तक नहीं तुम पढ़ोगे, फिर आपने नॉट क्यों लगाया? अनलेस यू स्टडी वेल, विल भी हट जाएगा, अनलेस यू स्टडी वेल यू विल नॉट पास द एग्जाम। उस वाले पार्ट में आप इस पार्ट में नॉट नहीं हटा देना, जिस पार्ट में आपने कंडीशन लगाया उस पार्ट में ध्यान देना कि आपने अनलेस या अनटिल ऐसे कोई भी शब्द जिसमें हिडन है नहीं तो का सेंस, तो आप वापस से नॉट नहीं लगाओगे। शी डिड नॉट डिनाई, है ना, फिर से वही बात है, शी डिड नॉट डिनाई, डिनाई का मतलब तो फिर आप डिड नॉट क्यों लगा रहे हो? आई ऑलवेज डू द मोस्ट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का तो मतलब ही होता है सबसे अच्छा, तो मोस्ट क्यों, डबल सुपरलेटिव क्यों लगा रहे हो? आप देख पा रहे हो यहाँ पे ध्यान नहीं जाता लोगों का, सोचते हैं मोस्ट, आप बोलते हो ही द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ दिस कार। यूनिक का मतलब होता है जो एक ही है ना, यूनिक एक से ज्यादा नहीं हो सकता। मोस्ट यूनिक कैसे हो सकता है? राउंड राउंड ही होगा ना, मोस्ट राउंड नहीं हो सकता, मोस्ट सर्कुलर नहीं हो सकता। तो ये सारे सुपरफ्लुअस होते हैं। सुपरफ्लुअस मतलब जरूरत से ज्यादा आप चीजों को यूज कर रहे हो, जहाँ पे एक शब्द से ही काम चल जाएगा वहां पे एक शब्द से ज्यादा आप यूज कर रहे हो। जैसे देखो स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग का क्या जरूरत है? स्टॉर्म ऑलरेडी जो विंड बहुत तेज से बहता है उसको बोलते हैं। नाइट मेयर का मतलब ये होता है जो आप भयावह सपना देखते हो, उसको बैड, वो हमेशा बैड ही होगा ना, वहां पे बैड लगाने की जरूरत नहीं है। नाइट मेयर का मतलब ये जो भयावह सपना हो। अब देखते हैं स्लैंग क्या है। स्लैंग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस लगभग एक ही है। स्लैंग कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल यूज करते हैं और जो जनरली स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज नहीं होता, जो हम लोग अरे नहीं बोलते, अरे इधर सुनो, है ना, जो हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं, ये स्लैंग है। ये फॉर्मल लैंग्वेज अपने यूज नहीं करते हो, फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो आओ इधर सुनो, ऐसे बोलते हो। उसी तरह इंग्लिश में भी जो स्लैंग लैंग्वेज है उसको हम लोग एरर के तौर पर मार्क करते हैं। जैसे कि आप लोग बोल देते हो ना, आपका भाई होता है ब्रदर और चचेरा या मेरा भाई है तो बोलते कजन ब्रदर है, या चचेरी बहन है कजन सिस्टर। नहीं, ब्लड रिलेशन में हो तो आप ब्रदर सिस्टर जेंडर यूज करते हो, लेकिन जब ब्लड रिलेशन नहीं है जैसे कजन में है तो आप सिर्फ कजन बोलोगे, वहां जेंडर नहीं स्पेसिफाई कर सकते। आप कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलोगे तो गलत है। सिर्फ कजन बोलने से ही, ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है, इस पे ध्यान देना। कजन सिर्फ यूज करना है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं। फेसबुक पे आप अक्सर देखते हो म्यूचुअल फ्रेंड लिखा होता है, ये गलत है, पता है। म्यूचुअल मतलब होता है आपस में एग्रीमेंट, म्यूचुअल नहीं हुआ, कॉमन फ्रेंड होना चाहिए। कॉमन मतलब जो फ्रेंड मेरा है जो फ्रेंड आपका है उन दोनों में कॉमन है। म्यूचुअल होता है पारस्परिक संबंध से, है ना, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे आप बोल देते हो रिकैपिचुलेट अगेन, दोबारा से रिवाइज करने के लिए रिकैप्चुलेट, री जहां भी लग गया वहां अगेन आप क्यों लगाओगे वापस, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो आज आपने एडवांस ग्रामर में क्या क्या पढ़ा, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़े। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था, सबसे पहले आपने वॉइस पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा नरेशन, फिर आपने पढ़ा डिटरमाइनर्स जो आपने पहले भी पढ़ा था एडजेक्टिव में चैप्टर में। फिर नॉन फाइनेंस वर्ब्स, इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है फाइनाइट और नॉन फाइनेंस में क्या डिफरेंस है, इन्फिनेटिव क्या है, जीरंट क्या है, पार्टिसिपल क्या है। कंडीशनल जो एक्चुअल में सेंटेंस नहीं है, जिसके बारे में आप सोचते हो, है ना, अगर मैं ये होता, अगर बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसे सेंटेंसेस। क्वेश्चन टैग्स जो सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए जो शॉर्ट पार्ट हो तो सेंटेंस बनाते हैं, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब और एक प्रोनाउन का यूज करते हैं उस नाउन के बदले, उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। इन्वर्सन, जब जो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वो पलट जाता है, पहले वर्ब हो जाता है फिर सब्जेक्ट आ जाता है, तो उसको आप इन्वर्सन बोलते हो। पैरेललिज्म, जिसमें आप सेंटेंस को पैरेलल बनाते हो ताकि सभी को सेम रखते हो, है ना। जैसे अगर आप एडजेक्टिव यूज करो तो सारे जो उसके क्वालिटीज है, अगर नाउन यूज कर रहे हो तो सारे जो क्वालिटीज है वो नाउन में ही रखोगे। अगर आप आईएनजी यूज करो तो सभी जो वर्ब्स उसमें आईएनजी यूज करोगे। फिर पैरेलल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हो कि ओवरऑल सेंटेंस एक पैरेलल फॉर्म में दिखे। और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस जो स्लैंग वगैरह है, जैसे रिपीट अगेन, ये कजन ब्रदर,
कॉमन फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर है, जो एडवांस ग्रामर, ये खत्म होता है। और अगले वीडियो में हम लोग हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक होगा आपका वो वर्ब होगा। वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वर्ब बेसिक जो फाइनाइट वर्ब्स हैं, जिसमें आप मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स के बारे में पढ़ोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख लो। और आप कमेंट्स जरूर करो कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ आपको और इसमें इंक्लूड होना चाहिए था, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करो चैनल को, और लाइक और शेयर जरूर करो, ताकि आप अपने फ्रेंड्स को, आपके जो जूनियर है, सीनियर है, क्योंकि इंग्लिश सबको आना चाहिए। मैंने इंग्लिश पढ़ाना यूट्यूब पे इसीलिए स्टार्ट किया है कि ताकि मैं चाहता हूँ कि कितने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इंग्लिश सिखा पाऊँ। और इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में। ओके, साइनिंग ऑफ, बीइंग इंग्लिश गुरु, राजेश चौधरी।